बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जाफ़र एक्सप्रेस सिबी से थोड़ा सा आगे निकलती है और उसके साथ जो कुछ सलूक किया जाता है, दहशतगर्दों का अटैक होता है और ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है। कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, कहानी शुरू होती है उन दहशतगर्दों से जो कि BRA या BLA या फिर जो दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम ट्रेनिंग जहाँ से हासिल करते हैं, वहाँ से लेकर वो आके असलहा और तमाम गोला बारूद वो ये काम करना शुरू करते हैं। मुतअद्दिद वाक़यात पहले बलूचिस्तान में ऐसे होते रहे कि जिसमें ट्रेन की पटरी को उड़ा देना, उसके अलावा लोगों के ऊपर अटैक कर देना। चाइनीज़ एम्बेसी के हवाले से कराची में हमने देखा, तो मुख्तलिफ वाक़यात थे, लेकिन ये एक बड़ा सोचा समझा मंसूबे के तहत काम किया गया। इसकी डायनेमिक्स कुछ इस तरह बनती हैं कि ये बाकायदा एक एम्बुश जिसे हम कहते हैं ना, उस तरह इसको प्लान किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पाक अफ़वाज ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया और जितने हमारे यरगमाली थे उनको बाज़ेयाब करवाया। लेकिन ये हुआ क्यों? इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? इसके पीछे कौन कौन इन्वॉल्व है? ये मामला रोका जा सकता था कि नहीं जा सकता था? कुछ लोगों के सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे बयानात आ रहे हैं कि जैसे ये प्री प्लान था और इसकी इतलात पहले मौजूद थी। कुछ लोगों की इतलात ऐसी आ रही हैं कि पता नहीं कोई शायद मिसिंग पर्सन और भी हैं इसके अंदर, यानी जो यरगमाली थे उनको ले जाया गया। तो बहुत सारा मवाद जो है उसको डेलिबरेटली, मैं कह रहा हूँ, कन्फ्यूजन फैलाने के लिए और चीज़ों को कंफ्यूज करने के लिए वो पैदा किया जा रहा है। इसी हवाले से, इस अफसोसनाक हवाले से हम बात करेंगे जिसमें किस हमारे जो यरगमाली थे वो शहीद हुए और 33 कहा जा रहा है कि जो दहशतगर्द थे BLA के या जिसके भी आप कह लें, उनको जहन्नुम वासिल किया गया। गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको। जी, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेड साहब, मैंने थोड़ा सा एक हल्का सा बैकग्राउंड बताया है। हम देखते हैं 1100 से ज़ायद सब ट्राइब्स हैं, 750 से ज़ायद मेन ट्राइब्स हैं। बलूचिस्तान की हालात के हवाले से अगर बात की जाए, हर ट्राइब एक दूसरे का दुश्मन भी है। पॉलिटिकल जो लीड है उसकी बात की जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये सवालात उठ रहे हैं। और इस तरह का अटैक करने का मकसद क्या था और उसके जो अज़ाइम थे वो तो डेफिनेटली अपने लोगों को छुड़ाने की बात की जा रही थी, लेकिन सिंबॉलिकली इसको हम कैसे देखेंगे? क्योंकि इंडियन मीडिया जिस तरह शोर मचा रहा था, पाकिस्तान मीडिया में अभी इस चीज़ की इतलात इतनी ज़्यादा नहीं थी। जी हाँ, देखिए, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान को हमें समझना चाहिए। बलूचिस्तान में बलोच भी हैं, ब्राह्मी भी हैं, पश्तून भी है, हज़ारा भी हैं, और इसके अलावा वहाँ पे सेटलर्स भी हैं। और सेटलर्स वो लोग हैं जो 47 से पहले से वहाँ पे सेटल हो चुके हैं। और फिर अब बलूचिस्तान की हमारे लिए इसलिए भी अहमियत है, 45% ऑफ पाकिस्तान है, वो गवर्नर की वजह से है, वहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स की वजह से उसकी इम्पोर्टेंस है। और फिर जो है सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया समझता है, चाइनीज के वहाँ पर आने के बाद सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रेटन है। फिर हम समझते हैं कि शॉर्टेस्ट एनर्जी कॉरिडोर हम प्रोवाइड करते हैं तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को, वो वाला उसमें फैक्टर्स हैं। तो इंडिया और फिर कुछ और दूसरी और ताकतें हैं, वो नहीं चाहते यहाँ पे चाइनीज की भी मूवमेंट हो, उनको भी कंटेन करना चाहते हैं, सी पैक को भी रोकना चाहते हैं और पाकिस्तान की डेवलपमेंट को भी रोकना चाहते हैं। देखें, इंडिया ने पाकिस्तान को एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब तो वो पुलिसमैन बना हुआ है, तो अफगानिस्तान की सरजमीन के साथ यूज हो रही है। और हिस्ट्री अगर आप देखें, अगर आप किताब है माय एनिमी इज एनिमी आप देख लें कि 1947 के बाद 1950 में इंडिया और अफगानिस्तान का एक पैक्ट हो जाता है दोस्ती का। उसके बाद से दोनों ममालिक ने मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की उस वक्त भी कोशिश की और आज भी कर रहे हैं, और ये चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। पिछले 20 साल जब गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की और करजई की, तो वो वक्त था जब टोटली रॉ कंट्रोल कर रहा था अफगानिस्तान को, और वहां पे उनके कौंसलेट को यूज कर रहे थे। 66 वहां पे कैंप थे जो दहशतगर्दों के थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। चक हैगल उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, आज से चंद साल पहले। तो वो रिकॉर्ड पे सेट किया, इंडिया इज यूजिंग अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड एंड इज यूजिंग फाइनेंसिंग प्रॉक्सीज अगेंस्ट पाकिस्तान, ये भी लफ्ज जी हाँ, इस्तेमाल किए थे कि यूजिंग प्रॉक्सीज अगेंस्ट तो पाकिस्तान। जी हाँ, तो वो वहां पे है। तो अब जो डेवलपमेंट जो रिसेंट हुई है, देखें कि 2018 में इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर रॉ ने एक ब्रास बनाई
ब्रास का था बलोच राजाई अजोई संगढ़, जिसमें तमाम बलोच मिलिटेंट दहशतगर्द ग्रुप्स जितने भी थे उनको वहां पे जमा किया, जिसमें बीएलए भी शामिल थी, बीएलएफ भी शामिल थी, बीआरजी भी थी, बीआरए भी थी, बीएनए भी थे। और इनका ऑब्जेक्टिव मैंडेट था इन दहशतगर्दों का बलोचिस्तान और कराची को डिस्टेबलाइज करना। और कुलभूषण को हमने जब देखा उसके कन्फेशंस में ये चीजें सारी शामिल हुई। सेकंड 2020 में उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया, ब्रास को शामिल किया विद टीटीपी के साथ, और उनको फिर हमने सब्सिक्वेंटली जो सुसाइड अटैक्स देखे, ये टीटीपी के जो फितना और खारिज के शामिल होने के बाद से ये एक नया फिनोमिनन बलोच दहशतगर्दों में ये शामिल हुआ। तो इनका मकसद था कि वहां से कोशिश यही रही कि इन प्रॉक्सीज को यूज करें। सो मेनली जो एक्टिव है अभी बलोचिस्तान में इंडियन और अफगान प्रॉक्सीज हैं, बीएलए है और उसका मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, बीएलएफ वाले हैं, और बाकी जो दूसरे छोटे ग्रुप्स हैं वो फंक्शनल है। तकरीबन ब्रिगेडियर साहब ये 11 बैंड आउटफिट्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है, और जिनके बारे में यही है कि ये इंडियन फंडेड है और अफगानिस्तान के ज़रिए, जिसका आप बैकग्राउंड बता रहे थे। मेरा बेसिक सवाल ये है कि अगर हम कुलभूषण के बाद इसको पकड़ लेते हैं, हम नेटवर्क तोड़ देते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क ईरान से या अफगानिस्तान से, आपने देखा हालिया पिछले कुछ वाक़यात ऐसे हुए थे कि वहाँ पे स्ट्राइक करके इनके बहुत सारे रहनुमा मार दिए गए थे जो बीएलए के थे, और जिस पे मारंग बलोच अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके यहाँ से भाग गई थी, कि जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लोग मार दिए। आप क्या समझते हैं कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो सकती है? और इसके ताने बाने अफगानिस्तान का DGISPR ने जिक्र किया और उसके साथ राब्तों की बात की गई। जी जी, मैं बड़ा बड़ा सिंपल से समझने के लिए देखें कि एक तो सोफिस्टिकेशन ऑफ जो 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 अटैक हुआ है, साइट की सिलेक्शन है, टारगेट की सिलेक्शन है। मैं इसको एम्बुश कहूंगा। एम्बुश इसलिए कहूंगा कि ये जो फौजी टर्म में इसका लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसको एम्बुश कहा जाता है। इसको एम्बुश किया गया ट्रेन को। जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि उनकी जो सिलेक्शन जो थी और ये सारा जहन जो उसके पीछे था वो इंडियन रॉ का था, क्योंकि ये लोकल लेवल पे जो दहशतगर्द वो नहीं कर सकते हैं। सो दैट वाज वन फैक्टर। सेकंड, हाईजैकिंग ए ट्रेन, ए न्यू फिनोमेना जो था, ये भी देखें उसमें एडवांस इंटेलिजेंस दी गई और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी। तो ये लोकल दहशतगर्द नहीं कर सकते, इसमें हायर लेवल पे इंडियन की इंफॉर्मेशन रॉ इसमें इन्वॉल्व थी। फिर देखें कि हमारे जो एजेंसीज ने और वफा ने कंफर्म किया, दहशतगर्द देवर इन कम्युनिकेशन विद द अफगानिस्तान में हैंडलर्स और जो प्लानर्स बैठे हुए थे उनके साथ कम्युनिकेशन में थे। सेकेंडली, जो डेड बॉडीज दहशतगर्दों की मिली, आपने देखा वही वेपन्स थे जो अमेरिकन छोड़ के गए, M4 M16 थे, थोराया सेट्स थे जो उनके साथ जिनको यूज कर गए थे, वो इन कम्युनिकेशन विद देयर हैंडलर्स इन अफगानिस्तान। तो ये तो वाजे करता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज थे, इंडियन मीडिया इसको लाइव कमेंट कर रहा था। इसका मतलब ये था कि रॉ फीडिंग दे रहा था मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया को भी और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी। तो इसमें तो एक रत्ती पर भी शक नहीं कि इंडिया इज बिहाइंड दिस ऑल द टेररिस्ट एक्टिविटीज इनसाइड पाकिस्तान। कितने परसेंट ब्रिगेडियर साहब चांसेस हैं? क्योंकि हमने जो तादाद बताई है दहशतगर्दों के मारे जाने की वो 33 बताई है। जो एनी शाहिदीन है वो कहते हैं कि जी वो 5 को छोड़ के बाकी सारे वापस चले गए थे, वो बहुत बड़ी तादाद में थे कि हमने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि जो वापस गए थे उनके अंदर कोई इंडियंस शामिल हो सकते हैं, ऑपरेटिव्स, जिन्होंने सारा मास्टरमाइंड बना के इसको प्लान किया था? देखें जी, अब तो एक तो चीज कंफर्म है, 33 बंदे मारे गए हैं, उनके डेड बॉडीज हैं, वो तो अभी मीडिया पे नजर आ सकती हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से चीजें मजीद जी वो तो बता दिया गया, लेकिन मैं एनी शाहिदों की बात कर रहा हूं। 30 उसमें हो सकता है कुछ अगर निकल गए हो तो वो यकीनन हो, देयर इज ए पॉसिबिलिटी है, लेकिन यकीनन उनके पीछे पार्टियां लगी हुई होंगी, वो भी उनको ढूंढ कर निकाल के मारा दिया जाएगा। सो पॉसिबिलिटी ये जो बाकी है, देखें ये मीडिया की गेम है इस वक्त। सोशल मीडिया अकाउंट जिस तरीके से कहानियां बना के नरेटिव्स बनाए जा रहे हैं जस्ट टू मलाइन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री, ये तो बाय डिजाइन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है, ISPR की तरफ से आती है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से आती है, हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आई विटनेसेस के बयान जो आ रहे हैं उनके मुताबिक कुछ चीज़ों में मुताबिकत नज़र नहीं आ रही। कुछ मिसिंग पर्सन की बात थी कि जी 400 से ज़ायद लोग थे, 300 कुछ बाजियाब कराए, तो जो बाकी हैं वो कहाँ हैं, उनके बारे में ये भी पूछा जा रहा है।
सारे लोग बाजियाब हुए हैं। देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक हिस्ट्री में एक ऐसा हुआ है, दुनिया की हिस्ट्री में एक 1977 में हॉलैंड में एक इस तरह ट्रेन हाईजैक हुई थी और जिसमें 50 पैसेंजर्स थे। तो उस वक्त भी एक ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो ऑपरेशन इट कंटिन्यू फॉर 20 डेज, जिसमें पैसेंजर्स भी मारे गए थे और हाईजैकर्स भी मारे गए थे। लेकिन जो हमारे ये जो हुआ कि 440 के 40 जो लोग थे वो रिकवर हुए, देवर रेस्क्यूड लिविंग एस्फाइड। जो 21 लोग उन्होंने शहीद कर दिए थे, बाकी 4 एफसी के जो थे वो उसी दौरान उससे पहले वहां पे शहीद हो चुके थे। तो पाकिस्तान की तरफ से हम तो कह सकते हैं इट वाज ए क्लासिक ऑपरेशन और नो सुपर डाउट, नो प्रोफेशनलिज्म डाउट। शो किया। इट वाज ए ब्रिलियंट ऑपरेशन, मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता। इट वाज सच ए कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था और इट वाज ए ह्यूज सक्सेस। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी आ रही थी कि उन्होंने कहा कि ख़वातीन और बच्चों को पहले छोड़ा गया था, जिसके पहले बात ये आई कि जी हमने पहले बाजियाब करवाया ऑपरेशन करके। लेकिन ये विटनेस भी कह रहे हैं, कुछ आवाज़ें वहाँ से भी आ रही हैं, कुछ बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है कि जी कुछ को छोड़ दिया गया था शुरू में, बच्चों को, औरतों को, फैमिलीज देखिए वालों। शुरू में हमने जब रिएक्ट किया तो इनको तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, कितने लोगों को वहां पर रोक सकते थे। जब आर्मी ने रिएक्ट किया, फोर्सेस गए, जब हेलीकॉप्टर सीन पे नमूदार हुए, तो फिर इसके बाद वो खौफ का एलिमेंट तो आया था। सो ये बाकी नैरेटिव से इट वाज द एफर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसके बाद से नो वहां से डाउट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, दूसरी राय नहीं है। ब्रिगेड साहब, ये इंडियन इन्वॉल्वमेंट की बात मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो भागे, जो उसके इनिशियल स्टेज में एम्बुश के दौरान मौजूद थे, जिनके अंडर कमांड ये ऑपरेशन कंप्लीट किया गया, यानी कि इस एम्बुश को कंप्लीट किया गया, दहशतगर्द कार्रवाई को, उसमें कितने चांसेस हैं कि इंडियन कुछ रॉ ऑपरेटिव्स या उनके जो दहशतगर्द हैं वो शामिल हो सकते हैं? देखिए वो इस तरह ऑपरेशंस में बेसिकली होता ये है कि हैंडलर्स पीछे बैठे होते हैं, वो गाइड करते हैं जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है। और आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। देखें कि एपीएस पे जब दहशतगर्दों ने हमला किया तो उस वक्त एक इंडियन अंगोरा वो जलालाबाद बैठा हुआ था, वो वहां से कंट्रोल कर रहा था ऑपरेशन। बलूचिस्तान ही में सराज राजस्थानी पर जो शहीद पे हमला हुआ मस्तूंग में, जहाँ 400 लोगों की शहादतें हुई, तो उस वक्त एक था पटनायक, वो स्पिन बंदूक में बैठा हुआ था चमन से तकरीबन 6 किलोमीटर पे, वो वहां से ऑपरेशन कंट्रोल कर रहा था। तो सिमिलरली इस जाफर एक्सप्रेस में भी अफगानिस्तान के अंदर लोग बैठे थे, वो देवर इन कम्युनिकेशन विद दीज टेररिस्ट। और देखें थोड़ा सर्च रिकवर हुए तो उनको हिदायत दे रहे थे। रिकॉर्डिंगली मीडिया, इंडियन मीडिया रॉ फीड भी कर रहा था, तो अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, सो इट वाज ए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग थी, अफगानिस्तान की फैसिलिटेशन थी। सो अकॉर्डिंगली दिस वाज एग्जीक्यूटेड, लेकिन उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी व्हेन वी रिएक्टेड। और हमारा जो रिस्पांस गया, तो मेरा ख्याल में उनको एक वाज़ेह मैसेज किया है कि हमने मर्सी हमारी तरफ से कोई नहीं होगी, पाकिस्तान will not compromise on sovereignty and territorial integrity of the country। इसमें देखें एक चीज़ ये भी आती है ब्रिगेडियर साहब के, जब हम बात करते हैं जिस ट्रेन का इंतखाब किया गया, मैंने खुद ट्रैवल किया हुआ है, ट्रेन के ऊपर ट्रैवल किया हुआ है, 64 टनल्स हैं, ऑलमोस्ट 64, बल्कि मैं काउंट कर सकता हूँ। ये टनल नंबर 8 थी। सिब्बी से ऑनवर्ड जैसी टनल शुरू होती हैं या सिब्बी से वापस आते हुए की बात की जा रही होती है, मतलब डाउनवर्ड कोयटा से सिब्बी की तरफ आते हुए, आप क्या समझते हैं कि इस ट्रेन को जिस जगह लॉक किया गया, जिस जगह का इंतखाब किया गया और जिस तरह की ट्रेन है वो, और वहाँ पे ऑपरेशन में कितनी दुश्वारियाँ आएंगी, लोग वहाँ से कैसे भागेंगे या कितनी दूर होगा वहाँ से राब्ता सड़कों का, ये बाकायदा सोची समझी स्कीम, इसकी रैकी की गई होगी, इसके ऊपर बड़ा टाइम सर्व किया गया होगा। तो वहाँ पे कुछ फासले पे चेक पोस्टें मौजूद है एफसी वगैरह की, तो कोई मूवमेंट वगैरह पहले ऐसी नजर नहीं आई थी कि वहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं, देखें कि जिस तरह मैंने बताया कि जो अटैक था सोफिस्टिकेटेड अटैक था, तो मैंने कहा कि लोकल दहशतगर्द कर नहीं सकते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, एडवांस इंटेलिजेंस की गैदरिंग है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इसमें की गई है। फिर आपको पता है टनल्स में इतनी स्लो होती है ट्रेन जिस एरिया में। सर इस ट्रेन में वैसे भी ट्रेन पे वैसे भी ट्रेन बहुत स्लो हो जाती है कि बल्कि हम तो मजाक करते थे कि बंदा उतरे और ऊपर जाके नीचे कुछ काम करे और वापस भी आ जाए, इतनी स्लो हो जाती है। डबल इंजन लगता है इसको, डबल इंजन लगता है, बिल्कुल इसी तरीके से है, क्योंकि हाइट भी है, सारा भी है, तो वो फैक्टर इसमें था जी। सो इसमें आप देखें कि सारी सिलेक्शन जो है, तो ये इंडियन रॉ के वो थी, जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह बाकी जो ऑपरेशन जो हुए हैं ये इसी तरह ही कंसीव करते हैं। देखें कि आप
कुलभूषण ने तो कन्फेस किया कि मेरा मैंडेट किया था, मैं यहाँ पे आके दहशतगर्दों से मिल रहा था, प्लानिंग कर रहा था। कराची स्टॉक एक्सचेंज में हमले पे उसने बात की, हजारों मुसलमानों पे जो सेक्टेरियन किलिंग में वो इसमें इन्वॉल्व थे। अभी भी देखेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर एक नया वो डायमेंशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि बलोचों को पंजाबी और पश्तूनों के अगेंस्ट को पिच किया जाए। हाउ मेरा फार वी ख्याल आर, है ये हाउ कि फार वी आर, हम कितना दूर हैं बलूचिस्तान के लोगों से, जो कहा जाता है, क्योंकि ये BLA BSF ये जितने भी बने हुए हैं, BRG वगैरह, इनका मौक़िफ़ ही यही है कि हुकूमत पाकिस्तान का ताल्लुक है ही नहीं बलूचिस्तान से और ये खारजी हैं, इनको निकालना पड़ेगा हमें यहाँ से, जो उनके मुतालबात जो इंडियन मीडिया पे उन्होंने कोट किया। आप समझते हैं कि हमने कुछ अपने रूट्स को डेवलप किया है, बलूचिस्तान में कुछ डेवलपमेंट हुई है, या फिर बस ये जो सियासी जो एक हम लेकर आते हैं अपनी टीम सामने, या फिर जो सरदारों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जहां पर सब कुछ मौजूद है लेकिन वहां पर डेवलपमेंट नहीं है? कौन कसूरवार है उसका? कि मैं देखें कि मेरा कोई 12 साल का एक्सपीरियंस है बलूचिस्तान का। मैं आपको ये बता दूं कि 25,000 किलोमीटर के रोड्स बने हुए हैं, 8 बड़ी हाईवेज हैं, 900 के करीब हॉस्पिटल हैं और 13 के करीब बड़े हॉस्पिटल्स हैं। 13 से प्लस कैडेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल सर कॉलेजेस हैं। ज्यादातर आर्मी ने अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वहां पे, ये तो जो आप बता रहे जी हैं हाँ, ज्यादातर। जी हाँ, देखें और फिर आप देखें 70% जो बलूचिस्तान का बजट है सिविल गवर्नमेंट का मैं फेडरेशन में, पूछ रहा हूँ सर, वो कहाँ पे है? सिविल में ये देखें कि कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्ट ये है कि जितने चीफ मिनिस्टर हैं सारे बलोच थे। तो मेरा ख्याल में एक सवाल तो उनसे भी बनता है। फिर गवर्नेंस के इशू यकीनन है वहां पे। अभी भी देखें बलोच एरिया में सरदार नवाब वगैरह का इन्फ्लुएंस अभी तक है, पश्तून एरिया में आपको ये नहीं मिलेगा। तो वो वाला एक फैक्टर है। तो मेरा ख्याल में गवर्नेंस के इश्यूज हैं, A&B एरिया वाले मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि बलूचिस्तान के अपने रिसोर्सेज जो वहाँ वसाइल हैं, 80% जो भी नौकरियां हैं वो लोकल मकामी लोगों को दिए हुए। बट एट टाइम्स की गवर्नेंस के यकीनन इश्यूज हैं, हमें फर्दर और चीजें करनी चाहिए और ताकि हम और भी कोई मसाइल हैं इनको एड्रेस कर सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की जाने पड़ेंगे, हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम न्यूज़ 1 टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर नासिर हुसैन भट्ट साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपको खुशामदीद कहते हैं नासिर साहब। नासिर साहब, सबसे पहले जो अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान का हमने देखा, ट्रेन हाईजैकिंग केस था, वज़ीर आज़म अपनी काबीना के साथ, डेफिनेटली वज़रा उनके साथ थे और बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि तकलीफ दे टाइम था जिससे वो गुजरे और पूरी कौम गुजरी। आप क्या समझते हैं, अभी जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, DGI-SPR ने उसके हवाले से बात भी की, किस हद तक हमें इसके ऊपर अमल दरामद करना होगा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर एक अज़म का मुजाहरा करना होगा? और एक APC की बात की है वज़ीर आज़म ने, जैसे हमने APC आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद देखी थी। कैसे देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी जितनी मजम्मत, ये इतना अफसोसनाक वाक़या है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए कि हमें दुनिया ने, बाहर के मुल्कों ने इसके ऊपर बहुत कंडेम किया है, मजम्मत की है। ये वाक़या इतना कहते हैं कि दर्दनाक है कि आप मुझे बताएं कि नहते अवाम पर, वो कहते हैं ये बलोचों की तो रवायत ही नहीं है, बलोच ऐसा नहीं करते हैं कि भाई इस तरह कि ये जो उन्होंने दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की, रहते शहरियों को मारा, उनको शहीद किया। लेकिन आप मुझे बताएं, अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारी एज ए कौम पाकिस्तानी हर बंदे का ये फर्ज है कि हम इसके लिए यकजा हो जाए, यकजा हो जाए। फॉरगेट दैट कि हमारे क्या आपस में डिफरेंसेस हैं, सियासी हैं, ठीक है वो है, लेकिन इस काम के लिए अब हमें, जब PM साहब ने कहा है कि हम APC बुला रहे हैं, जब उसमें सब सियासी जमातें मिलकर जो वफाक एजेंडा बनाए, हुकूमत और अपोजिशन बैठ जाए, आपस में डिबेट करें, जो सबसे अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक मैसेज दुनिया में जाए कि अब हम एक यकजा हैं और दहशतगर्दी करने वालों की कोई माफी नहीं, और जो अपनी फोर्सेस पे हमले करते हैं वो पाकिस्तानी है ही नहीं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, वो पाकिस्तानी नहीं है। और उनके ताने बाने अगर अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से मिल रहे हैं तो उसके बाद बताएं हमें क्या गुंजाइश रहती है कि उनको हम माफी दें? उनकी कोई माफी नहीं।
उनका अकेला कमाना जरूरी है, लेकिन अब हमें ये वक्त आ गया है कि हम एक कहते हैं ना कि एक पेज पे आ जाएं और दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए अपनी फौज, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हो जाएं और उनके साथ रहें। जब तक ये दहशतगर्दी खत्म नहीं होती, हम अपनी फोर्सेस के साथ रहें और जो भी कहते हैं ना कि एक बनेगी स्ट्रेटजी, उस पे हर सियासी जमात का ये फर्ज है कि उसके साथ खड़ी रहे, उसका साथ दे और अपनी फोर्सेस के साथ खड़े रहे। अच्छा, हर सफारती महाज के ऊपर जिस तरह भारत की तरफ से हमने इसमें बड़ी इन्वॉल्वमेंट देखी, और बल्कि जो चीज़ें यहाँ पे हमें नहीं भी पता या फिर जो फेक किस्म की वीडियो चला के वो एक इस चीज़ को ट्रिगर कर रहे थे, इसके ऊपर कोई सफारती सतह पर कोई प्लान किया जा रहा है कि भारत के साथ बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज किया जाए और आलमी सतह पर इसके ऊपर इसको हाईलाइट किया जाए कि भारत डीप फेक वीडियोज़ बना के और ऐसे वीडियोज़ बना के AI जनरेटेड जिससे गुमराह कर रहा था दुनिया को? ये देखिए, बिल्कुल सही बात है, ऐसा बिल्कुल नया अमल तैयार होगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँ कि मुझे आप बताएं कि जो पाकिस्तान में बैठे लोग या पाकिस्तान एक अपने आप को पाकिस्तानी शो करके बाहर बैठे दुनिया में लोग जो फेक वीडियो लगाते हैं, जो भारत का प्रोपेगेंडा है, उसको ये कहते हैं कि मजीद फैलाते हैं, उसके साथ खड़े होके ये जो अपनी फोर्सेस के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ये जितने लोग ये झूठे अपने प्रोपेगेंडे करते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इनके खिलाफ तो सबसे पहले हर उस सियासी जमात का फर्ज है, अगर वो किसी जमात का नाम लेके वहां बाहर बैठे और इस तरह की ट्रोलिंग करते हैं, तो उस जमात के लीडर का फर्ज है वो एलानिया कहे कि मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, मैं इनको डिसऑन करता हूं। क्योंकि ये अगर वो नहीं कहेगा तो इसका मतलब ये है कि वो साथ है, वो सियासी जमात का लीडर नहीं चाहता ये हो। अगर उसने ये साबित करना है कि मैं इन लोगों को नहीं करता, ये मेरे लोग नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान के खिलाफ है, तो फिर वो सियासी जमात जिसका नाम लेकर वो सारा कुछ करते हैं, उनको सबसे पहले उनको डिसऑन करना चाहिए और आलिलानिया ये कह देना चाहिए कि हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यूट्यूबर्स का जो टोला है और जो एक सियासी जमात का नाम लेकर इस नैरेटिव को जो भारत बना रहा था उसको मजीद तकवीत देने के लिए वो गलतफहमी पे बुनियाद पे जो चीज़ें दिखाई जा रही थी उनको लेकर वो उसको ट्रोल कर रहा था या फिर उसके ऊपर बात कर रहा था। हम कोई ऐसा निज़ाम नहीं बना सकते कि जिससे हम इस तरह की चीज़ों को ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि यूट्यूब और बाकी तमाम सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर इसके ऊपर हुकूमती सतह पर एहतजाज किया जाए या उनके चैनल्स को बंद कराया जाए? देखिए, मैं यही कहता हूँ कि इसके लिए जब तक हम सब मुतहद नहीं होंगे, हम एक पेज पे नहीं होंगे, इस जो ये दहशतगर्दी की जंग है, इस जंग को, इस नासूर को खत्म करने के लिए जब हम सब सियासी जमातें अपने इख्तिलाफात बुलाकर एक पेज पे नहीं होंगे, हमें एक पेज पे होना चाहिए। ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी अवाम की हिफाजत करनी है, इस पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। इस कौम ने ये पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज अब दुनिया को देना होगा कि हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, दहशतगर्दी कहीं भी हो उसका कला कम किया जाएगा और उसके जो ताने बाने जिस मुल्क से, चाहे वो हिंदुस्तान है चाहे वो अफगानिस्तान है, उनके साथ हमारे सफारती ताल्लुकात जो है उनको हम बिल्कुल उनके साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करें और एक नई एक पॉलिसी बनाएं जिसके लिए हम अपनी पूरे जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया, अगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें हम भी शामिल है तो हमारी सब की एक पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसे ममालिक जो इस दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं उनके साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करने चाहिए। ताने बाने जहां अफगानिस्तान और इंडिया का आप भी जिक्र कर रहे हैं, DGISPR ने BBC के ऊपर बात की, जो थुराया फ़ोन या सेटेलाइट फ़ोन थे इस्तेमाल करते हुए उनकी गुफ्तगू भी जारी थी, राब्ते भी जारी थे। आप समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने पकीतिया में जो कार्रवाई की थी, पाकिस्तान की अस्करी ताकत बाकायदा पाकिस्तान ने दिखाई 8 परसूट के तहत, तो मज़ीद इसके ऊपर काम किया जाएगा? क्योंकि उन्होंने कहा मोड ऑफ जो अप्लायंस है, यानी कि जो उसके ऊपर अब उन्होंने काम करना है कि जो एक नॉर्मल रूटीन में था कि उनके साथ थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड रखा जा रहा था, BLA और दूसरे जो दीगर बैंड आउटफिट जमाते हैं, अब उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, ये भी DGISPR ने कहा था कल।
ये बिल्कुल ठीक है ना। देखें जी, दहशतगर्दी अगर जहाँ पनप रही है, जहाँ दहशतगर्दी के लोग जहाँ इकट्ठे होकर दहशतगर्दी वहां से अगर दूसरे ममालिक में आ रही है और दहशतगर्दों की एक ही जगह है जहाँ पनागा है, जहाँ से वो चलते हैं, तो इसके लिए तो फिर नई पॉलिसी बनेगी, नई खारजा पॉलिसी बनेगी। बाकी ममालिक के साथ मिलके इसका लाएमल तैयार किया जाएगा कि इस तरह की जो कहते हैं ना कि दहशतगर्दों को आप जो मुल्क प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके साथ तो फिर सब ममालिक मिलके ऐसा एक लाएमल तैयार करेंगे कि उस चीज को खत्म किया जाए, दोबारा ऐसी चीज ना हो। जी, और अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि तालिबान या फिर तालिबान हुकूमत को जो असला दिया गया छोड़ के वापस आए थे, क्योंकि हमने देखा इस वारदात में भी, इस कार्रवाई में भी, हाईजैकिंग केस में भी बाहर से जो असला था छोड़ा गया वो उनका इस्तेमाल में आया, यानी अमरीकी जो छोड़ के गए थे। तो क्या आपको लगता है कि मजीद हमें बात करने की जरूरत है अमरीका से कि फौरी तौर पर असला वापस लिया जाए? देखिए, ट्रंप को खुद रियलाइज हो गया और वो खुद चाह रहा है कि दुनिया में अमन आए, तो उसके लिए सबसे पहले खुद ट्रंप ने ये अगर पॉलिसी बनाई है कि वो जो असला छोड़ के गया, बल्कि उसने पूरी क्वांटिटी बताई कि कितना असला हम छोड़ के चले गए, और वो असला अब दहशतगर्द लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो कहते हैं ना कि नेते लोग हैं, उनके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। तो अब अगर अमेरिका ने एक पॉलिसी अपनाई है, तो बिल्कुल उसको फौरन इस पे अमल करना चाहिए, और जो असला और चीजें वो अफगानिस्तान में छोड़ के चला गया है, उसको वो रिकवर करे, वापस लेके जाए। क्योंकि ये दहशतगर्दी में ये चीजें जो है ना, वो उन दहशतगर्दों को इसमें फैसिलिटेट करे कि वो उस नए जदीद असले से नेते शहरियों पे, चाहे वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान है या KPK है, किसी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अगर अमेरिका ने ये रियलाइज किया, तो ये बहुत अच्छी बात है, इस पर जल्द से जल्द अमल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर हुसैन भट्ट साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ रहे। हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम न्यूज़ 1 टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं JUIF के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर रहमतुल्लाह काकड़ साहब। बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफसोसनाक वाक़या, जितना अफसोस किया जाए कम है, जाफ़र एक्सप्रेस वाला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाक अफ़वाज और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से ना सिर्फ यरगमालियों को छुड़ा लिया गया, बल्कि इंतहाई जानी नुकसान होने से उसको रोक लिया गया। आप क्या समझते हैं कि ये जो BLA है या BRA है या जितनी भी इस बैंड आउटफिट्स आ रही हैं, इनको सपोर्ट कहाँ से हासिल है? भारतीय सपोर्ट, उनका मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो DG ISPR थे और बुख्ती साहब ने जो बात की, आप उनसे एग्री करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि मैं कई मरतबा, बल्कि हमारे सब साथी तमाम पॉलिटिशियंस और हमारी जो पॉलिटिकल कम्युनिटी के लीजिए और हमारी इंफॉर्मेटिव एजेंसीज हैं, इन खदशात का इजहार करते रहे वक्तन फ़वक्तन। और हमें तो चारों तरफ से बदकिस्मती से जो हमारे करीब के ममालिक हैं, इंडिया को ले लीजिए, दूसरे मुल्कों को ले लीजिए, यानी यू नेम इट, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी इस ग्रोथ से या उससे वो खुश नहीं है। और हम एक स्पेशली सीपैक आपका सीपैक के खिलाफ जो साजिश हुई और उस पे हमारे एक ब्रदर मुल्क चाइना के इंजीनियर्स को वो उनको तंग करना, बल्कि उन पे वार करना, या तो ये, और फिर अनफॉर्चुनेटली सुपर पावर्स की तरफ उंगलियां उठ रही हैं लोगों की। और आज तो आज़ाद मीडिया का दौर है। अगर एक चैनल से या लोकल चैनल से उनको जरा कोई तसल्ली नहीं हुई, तो वो सैटेलाइट के और चैनल्स पे बाहर के मुल्कों पे चले जाएंगे। तो ऐसा से महरूमी के सवाल के ऊपर वज़ीर आला बलूचिस्तान जो थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़े से बरहम भी हुए सहाफ़ी से, को गैर मुल्की सहाफ़ी भी बैठे हुए थे, लेकिन ये लोकल सहाफ़ी थी, साहिबा थी। आप समझते हैं कि जो इस्तेहसाल और एहसास से महरूमी की बात की जा रही है, उसमें कसूर किसी और का नहीं, वहीं की अपनी लीडरशिप का है, वहीं के अपने सरदारों का है? देखिए, वन ऑफ दी फैक्टर्स वो हैं, लेकिन उनके जो स्पॉन्सर्ड हैं या उनको की जो गलतियों को एक्सप्लॉइट करने वाले में या उसको बाईपास करने वाले हैं, उनसे भी गिला है लोगों को।
और ये जो मैं बारहा आपके टॉक शोज में भी इसका इजहार कर चुका हूँ कि जो हमारे पार्लियामान तक पहुंचने वाले लोग हैं, इनकी हिस्ट्री को देख लीजिए और इनके जो पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट उसको देख लीजिए, आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। तो मीनिंग देयर बाय के गड़बड़ है इसमें। तो वो एक ये जो हाथ वाली चक्की है, वो कोई पश्तो की का एक लतीफा है कि कोई बुढ़िया उसमें गंदम डाल के उसको पीस रही थी, लेकिन वो पिसाई सही नहीं हो रही थी। तो किसी थर्ड पर्सन ने जो देखा, कहा कुछ गड़बड़ इस चक्की में, जो हाथ वाली चक्की है, और कुछ पीसने वाले में। तो गड़बड़ दोनों तरफ से है। अब क्या है ये तो वो भी बता सकते हैं और लोग भी देख रहे हैं। और एहसास महरूमी की आपने बात की कि कॉमन मैन जो है उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है, ना उसको आपके डेवलपमेंट फंड से उसका फायदा हो रहा है, बेशक ना जो हमने एनएफसी अवार्ड साइन किया, मैं खुद उसका वन ऑफ द सिग्नेटरी फ्रॉम जेयूआई साइड था, न वो मिला, न गैस रॉयल्टी मिल रही है, न फेडरल सर्विसेज में आपको कोटा मिल रहा है, और न फॉरेन स्कॉलरशिप हमारे नहीं। तलबा के हवाले से कल वजीर आजम दौरे पे थे, मैं माजरत के साथ कता कलामी, उन्होंने कहा कि जी कोटे के हिसाब से मालूम है कि कभी कुछ पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि तालीम और डिग्रियों के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से नौजवानों को वहां पे कोटा मिलेगा, जॉब्स के हवाले से भी देखा जा रहा है। आपको लगता नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक हो रही हैं? अगर प्रैक्टिकली जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उस पर अमल किया जाए, क्यों ठीक नहीं होंगी? ये एहसास महरूमी तो ऐसी चीज है कि आदमी जब भूखा होता है तो फिर वो डकैत भी बनता है, चोर भी बनता है, फिर अपने घर में भी नकबजनी करता है, अपने पड़ोस में भी नकबजनी करता है। ये वन ऑफ द रीजन तो है। ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंसेस का वो है जो बलोच तो का। काकड़ साहब, आप पश्तून हैं, लेकिन मैं बलोचों की बात करूंगा कि बलोच खास तौर पे जिस तरह वहाँ पर एक मेहमान नवाजी और एक शौआर के हिसाब से मशहूर हैं, आपको लगता है ये जो कार्रवाई ट्रेन वाली हुई है, जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग, ये बलोचों का काम हो सकता है? देखिए, बात तो घूम फिर के फिर वहीं आएगी कि आपके चारों तरफ जो कुव्वतें हैं, जिनको को आपका मुल्क, आपकी तरक्की, आप का एक मुकाम, उनको एक आंख नहीं बाता। तो ये डोरे जो है वो कहीं बाहर से भी हिलते हैं। ठीक, बाहर से जो हिल रही हैं, जिसका अफगानिस्तान के हवाले से, भारत के हवाले से तस्करा किया गया। अच्छा, ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं कि ख़वातीन और बच्चों के एहतराम और रमज़ान का महीना, तो इनका कोई दीन अमान आपको लगता है, कोई सरजमीन से ताल्लुक़ लगता है इनका? हमें तो नहीं लगता कि कोई मुसलमान थे या फिर कोई बलोच थे। ये तो लगता ये है कि उनके रूप के अंदर कहीं बाहर से लोग आए हुए थे। देखिए, आपने खुद ईरानी पासपोर्ट पे ट्रेवल करते हुए बलूचिस्तान की सरजमीन पे एक इंडियन, उनका जो नेवल ऑफिसर था इन सर्विस, कुलभूषण की बात करें आप? कुलभूषण की। और अनफॉर्चुनेटली जब ये रशिया और अफगान वार हुई, तो जो थोक के हिसाब से आपने उनको रजिस्ट्रेशन दिया, शनाख्ती कार्ड दिए, बल्कि बलूचिस्तान ने वहाँ के गवर्नर के भाई के कहने पे या गवर्नर के कहने पे शायद कहा गया था कि डीजी नादरा जो थे वो बरहम भी हुए थे कि जानबूझ के बहुत सारे अफगानियों को शनाख्त दी जा रही थी, शनाख्ती कार्ड बनवाए जा रहे थे। ये तो लेटर भी लिखा गया था। शाह साहब, देखिए, हमारे बलूचिस्तान में अफगानियों के पास पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड हैं, ईरानियों के पास हैं, इराक के कुर्दों के पास खुद हैं, कराची में देख लीजिए, इंडियन बिहारियों के पास पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड हैं, बांग्लादेशियों के पास वो हैं। सो मच सो, एक दफ़ा मैं ईरान ज़ियारतों से वापस आ रहा था तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक बांग्लादेशी को मैंने देखा। उसको मैंने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? कहा, बस हमारे कस्टम ऑफिस वालों के साथ काम कर रहा हूँ यहाँ, उनका एक कुक के तौर पे। तो मैंने कहा, आप पासपोर्ट पे हो? कहा, नहीं, मैंने कराची से पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बनवाया इतने पैसे देके। जनाब, आपने तो अपनी नेशनल आइडेंटिटी जो है, जो हमारा खौफनाक सूरत हाल, बिल्कुल आपने सही तरफ इशारा किया कि हम एक
अगवानियों को पाकिस्तान से निकालना और दूसरा ये कि जिनको शहरियत दी गई थी उसका डाटाबेस चेकिंग तो की जा रही है और काफ़ी जिसे कह सकते हैं मनसूख किए जा रहे हैं। बैरून मुल्क हमारे मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले भी यही अगवानी और यही वो बिहारी और यही वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के आइडेंटिटी के ऊपर बाहर जाकर कोई ऐसा वैसा काम करते हैं और सारा मलबा पाकिस्तान पे आता है। बहुत बहुत शुक्रिया काकड़ साहब। लेकिन मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा जाते जाते आपसे कि हम बहैसियत पाकिस्तानी अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, हम अपने ईमान के ऊपर कायम होते हुए रमज़ान का महीना है, हम ये बात करें कि क्या मासूम लोगों की जान लेना किसी मुसलमान का काम है? देखिए, कैसे, जब आपको अल्लाह इस बात की इजाजत नहीं देता, जब आपका के मुल्क का कानून इजाजत नहीं देता, जब आपको इंटरनेशनल लॉ ये इजाजत नहीं देता, जब आपका ट्राइबल सिस्टम ये इजाजत नहीं देता, जुल्म तो जुल्म है, क्यों किया जाए? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर रहनुमा थे JAF के रहमतुल्लाह काकड़ साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर, उन्होंने अपना वक्त दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के मान।